हेलो दोस्तों, कैसे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आपका इस अपने चैनल के माध्यम दोस्तों स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुपर फास्ट क्लास के को मद्देनजर रखते हुए तथा आपके बोर्ड पेपर को मद्देनजर रखते हुए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और जो चैप्टर नाम है प्रकाश की प्रकृति। उसमें से आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर आपका परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन व्याख्या करना, वो भी आपके हाइगेंस के द्वितीय कणिकाओं के सिद्धांत के आधार पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखेंगे तरंगाग्र क्या होता है। देखिएगा मेरे प्यारे, तरंगाग्र बताया गया कि जो आपके कण होते हैं, देखिएगा पहले तो आपको जो कण प्रकृति का माना गया था, यानी सबसे पहले जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश को पहले हम कण प्रकृति को मानते थे। लेकिन हाइगेंस ने सबसे पहले जो आपका प्रकाश होता है मेरे प्यारे, उस प्रकाश को इन्होंने तरंग प्रकृति के रूप में माना था। इन्होंने बताया कि जब किसी भी तरंग किसी प्रकाश से जब कोई प्रकाश निकलते हैं, वह श्रृंग व गर्त के रूप निकलेंगी। ध्यान दीजिएगा, वह श्रृंग व गर्त के रूप में निकलती हैं। श्रृंग व गर्त के रूप में मेरे प्यारे क्या होगा, यहां से निकलेंगी। तो यह इन्होंने बताया कि आपका वह क्षण, ध्यान दीजिएगा, ये आपका श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग व गर्त श्रृंग व गर्त श्रृंग व गर्त, यानी इन्होंने बताया कि माध्यम के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी उन्हें बताया था इसके चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर किसी क्षण सभी कण क्या होते हैं, कंपन के समान कला में होंगे। वह पृष्ठ जहां पर, यानी इसको कल्पना करते हैं, वह काल्पनिक पृष्ठ जहां पर ये जो आपके कण होते, माध्यम के कण कंपन के समान कला में, अर्थात अगर मेरे प्यारे वह श्रृंग होगा तो श्रृंग की तरह, गर्त होगा तो गर्त की तरह, सभी क्या होते समान कला में पाए जाएंगे। और वही पृष्ठ मेरे प्यारे क्या है, तरंगाग्र के नाम से जाना जाता है। इसको हम आपको डिफाइन भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी भी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पे स्थित सभी कण का कंपन की समान कला में होते हैं। कंपन जो होंगे मेरे प्यारे का समान कला, अगर यहाँ पर श्रृंग होगा, इसका भी श्रृंग होगा, इसका भी श्रृंग होगा, इसका भी श्रृंग होगा, इसका भी श्रृंग होगा, अर्थात सभी के श्रृंग वहां पर उपस्थित होंगे, समान कला में होते हैं। उसको मेरे प्यारे क्या कहलाता, तरंगाग्र कहलाता है। लेकिन एक बात याद करना, जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र मेरे प्यारे समझिएगा, वह हमेशा संचरण दिशा के लंबवत उत्पन्न होता है। यानी कि तरंगाग्र मेरे प्यारे संचरण दिशा के लंबवत उत्पन्न होगा। इस बात को क्या करना, याद कर लेना है। एक बार सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मेरे प्यारे देखिए, जो आपका तरंगाग्र होगा, अगर हम तरंगाग्र को समझ लिए हैं तो एक बार फिर समझिएगा कि आपको बताया गया कि तरंगाग्र जो होगा ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, और इस पृष्ठ पर जो आपके कंपन होते हैं समान कला में होते हैं। प्यारे, तरंगाग्र आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका समतल तरंगाग्र होता है, एक होगा आपका समतल तरंगाग्र, दूसरा मेरे प्यारे होता है गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा आपका होता है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। लेकिन हम सुपर फास्ट क्लास को पढ़े, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं बातों पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, आपसे बातचीत करते हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे अगर हम आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा जो मैं एक आपको फिगर समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तरंग का स्रोत है, कोई यहाँ पर एक स्रोत है। अब यहाँ स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे होते श्रृंग व गर्त के रूप में क्या होते मेरे प्यारे, निकलती हैं। यहाँ पर श्रृंग व गर्त के रूप में क्या होते, निकलती हैं। तो यहाँ पर एक बात ये करिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से निकलने वाले दो तरंगे क्या होते हैं, जहां पर ये देखिए इसका श्रृंग ये क्या है, सभी के श्रृंग क्या है, यहाँ पर समान कला में है। तो इस पृष्ठ को मेरे प्यारे हम बोलते हैं तरंगाग्र। याद करिएगा, तरंग के चारों ओर का वह पृष्ठ जहां पर सभी कण क्या तो कंपन के समान कला में होते हैं, उसको हम तरंगाग्र बोलेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो आपका तरंगाग्र है, यहाँ पर उपस्थित जो भी आपके कण होंगे, ये भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ये भी क्या करेंगे मेरे प्यारे, एक तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जहां से उत्सर्जित, यहाँ से क्या होंगे, प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होते हैं। और यहां से उत्सर्जित तरंगों के क्या बोलते हैं, हम द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जानते हैं। ये तरंगों क्या कहते हैं, इनको हम द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं आप वही प्राथमिक तरंगों की भांति ही क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। अर्थात जिस प्रकार से ये तरंगे क्या होते हैं, ये तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं।
इन्हीं जितनी वेग इसका होगा, जो स्पीड इसकी होगी, वही स्पीड पूरी क्या होगी आपके द्वितीयक तरंगिकाओं की भी होती है। अब इसको समझिएगा, इन्होंने हाइगेंस से अपने सिद्धांत के आधार पर बताया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में भी पाए जाते हैं, बताया था। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर हाइगेंस ने बताया। अब देखिएगा, उन्होंने तरंग को मतलब जो हाइगेंस ने तरंग की व्याख्या करने के लिए 3 परिकल्पनाएं थी। सबसे पहली परिकल्पना ये है, जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से तरंगे निकलती हैं। मान लीजिए आपको यहां पर बता दे रहा हूं, कोई एक आपका माध्यम है, माध्यम से क्या होता है, जब कोई तरंगे क्या होते हैं मेरे प्यारे, निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, स्रोत के चारों ओर कंपन करने लगती हैं। और यहां पर जब कंपन के समान कला में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलेंगे। यही इसकी पहली परिकल्पना थी कि जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर सभी कण कंपन करने लगते हैं। और यही कंपन जब क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे जिस पर समान कला में कंपन करते हैं, उसी को तरंगाग्र बोलेंगे। अर्थात मेरे प्यारे, इसके बाद तरंगाग्र की जो भी डिफिनेशन है उसी को आपको लिख देना है। दूसरी परिकल्पना इन्होंने यह बताया था कि तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर तरंगाग्र पर जो भी कण पाए जाएंगे, ये भी कण क्या होंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जैसे जैसे यहां से तरंगिकाएं निकलेंगे, वैसे यहां से भी तरंगे क्या होंगी, निकलना चालू कर देंगी। तो माध्यम पर उपस्थित सभी कण क्या होते हैं, वो भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जहां से सभी दिशाओं में तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। और जहां सभी दिशाओं में क्या होंगी, तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। और इन्हीं तरंगिकाओं के मेरे प्यारे द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जाना जाता है। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं की जो चाल होगी, जो भी प्रकृति होगी, वह प्राथमिक तरंग की भांति ही पाई जाती है। आप लोग एक बार इसके साथ ले लीजिए प्यारे। हम तीसरे नियम की अगर तीसरी परिकल्पना के बारे में बात करते हैं, जिसे बताया गया है, यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक हम पृष्ठ खींचें तो यह पृष्ठ मेरे प्यारे क्या होगा, द्वितीयक तरंगाग्र को दर्शाता है। द्वितीयक तरंगाग्र को दर्शाएगा। मान लीजिए आपका कोई एक तरंग स्रोत यस है, सपोज एक बार इसको हम समझ लेते हैं। अब इस प्रकाश स्रोत से मेरे प्यारे क्या होगा, बहुत सारी तरंगे क्या होते हैं, उत्सर्जित होती हैं। जब इस तरंगों से बहुत सारी तरंगे क्या होते हैं दोस्तों, इस स्रोत से बहुत सारी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो आपको करना क्या होगा कि ये कण क्या होता है, जहां पर समान कला में कंपन करते हैं। मान लीजिए आपका तो प्रकाश स्रोत हो गया, तो देखा जाए जब श्रृंग व गर्त के रूप में चले, जहां पर गर्त गर्त हो, श्रृंग श्रृंग हो, अर्थात समान कला में कंपन करती हैं, तो वहां से मेरे प्यारे हम एक पृष्ठ को खींच देते हैं। वहां से क्या करें, एक पृष्ठ को खींचेंगे और यही जो आपका पृष्ठ होगा, इसी पृष्ठ को हम तरंगाग्र के नाम से जानते हैं। यही पृष्ठ मेरे क्या होगा, तरंगाग्र के नाम से जानेंगे। और ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों को हम प्राथमिक तरंगों के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बात ये है, दूसरी बात, पहला आपका डिफिनेशन, पहला जो परिकल्पना थी ये, फिर दूसरी परिकल्पना थी कि ये इस तरंगाग्र पर उपस्थित जो समस्त कण हैं, ये भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं, जिसमें से यहां से तरंगे क्या होंगी, उत्सर्जित होना चालू कर देती हैं। मेरे प्यारे यहां से भी क्या होंगी, तरंगे उत्सर्जित होती हैं, यहां से भी क्या होंगी, तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। तब उस कंडीशन, ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों को हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं के नाम से जानते हैं। और इनकी जो प्रकृति होगी, जो इनकी चाल होगी, वो भी प्राथमिक तरंग की भांति ही होती है। अब तीसरी परिकल्पना कहा जाता है, यदि हम इन्हीं पृष्ठ को, यानी कि जो आपका द्वितीयक तरंगाग्र उत्सर्जित हुआ है, अब इन्हीं को क्या करें, अगर हम इसको स्पर्श करते हुए एक हम पृष्ठ खींच दे मेरे प्यारे, अगर इनको स्पर्श करते हुए हम एक पृष्ठ खींच देते, यानी जो आपकी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, इन्हीं को स्पर्श करते हुए एक हम पृष्ठ खींचें, तो ये पृष्ठ आपका एक द्वितीयक तरंगाग्र को दर्शाता है। अर्थात यह पृष्ठ क्या होगा, द्वितीयक तरंगाग्र को दर्शाता है। यही आपका इनकी तीसरी परिकल्पना थी। आज सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आज आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन और परावर्तन की भी व्याख्या मेरे प्यारे। हम एक बार परावर्तन अपवर्तन व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत है, यह सिद्धांत की सफलता क्या है और इसकी असफलता क्या है। मेरे प्यारे तो ध्यान दीजिए कि इसकी सफलता के बारे में अगर देखेंगे तो जो हाइगेंस का द्वितीयक कणिकाओं का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कर दी गई आसानी के साथ।
अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी, विवर्तन की व्याख्या किया जा सका, व्यतिकरण की भी व्याख्या हो गई। यानी कि इनकी सफलता यही है कि इन्होंने हाइगेंस ने अपने सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या किया, अपवर्तन की व्याख्या किया और इन्होंने परावर्तन की व्याख्या किया तथा विवर्तन को भी व्याख्या कर दिया। लेकिन इनकी असफलता की बात किया जाए तो आपके जो प्रकाश होता है, प्रकाश के इस हाइगेंस के द्वितीय कणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या किया, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना था। इन्होंने प्रकाश को माना था दोस्तों अनुदैर्घ्य माना था और इसीलिए इन्होंने क्या किया, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाई, क्योंकि ध्रुवण की व्याख्या करने आपकी जो तरंगे होनी चाहिए वह अनुप्रस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुप्रस्थ होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सके, अर्थात इनकी असफलता यही होगी कि इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर केवल परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की व्याख्या तो कर सके, लेकिन ध्रुवण और प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या मेरे प्यारे नहीं कर सके हैं। अब मेरे प्यारे सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। कुछ बच्चे इसको लिख भी नहीं पाते, उनको आता रहता, लेकिन इसको व्याख्या करने में उनको समस्या होती है, तो आप लोग इसको आसानी के साथ पहले समझिए। मैं एक एक पॉइंट को लिखा हूं और उसके बाद आपको लिख लेना है। देखिए मान लीजिए मेरे प्यारे, अगर दो तरंगिकाएं हैं, एक आपके समतल तरंग है, एक आपके ए है, दूसरा आपको क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ये तिरछा आपके पृष्ठ जेड डैश पर तिरछा पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश पर तिरछा क्या हो रही है मेरे प्यारे, आपतित हो रही है। अब जैसे ही क्या होगा, ये पृष्ठ पर यहां पर आपतित होगा तो यहां पर नियम लग जाता है द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर कि जैसे ये तरंगिकाएं यहां पर आपतित होंगी तो यहां पर एक क्या होगा, एक तरंग स्रोत की भांति कार्य करना चालू कर देंगी और यहां से द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में एक दूसरा तरंगाग्र निकलेगा जो ए से बी तक पहुंचेगा। वही अब कहा यहां पर है, यहां पर जैसे ये टकराए मेरे प्यारे, यहां से द्वितीय तरंगिकाएं क्या निकलेंगी, आपकी ए से बी डैश तक पहुंचती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हमने आपको बताया था कि जो प्राथमिक तरंग की चाल होती है मेरे प्यारे, वही आपका क्या होगा, द्वितीय तरंगिकाओं की भी चाल होती है। वही क्या होगी, द्वितीय तरंगिकाओं की भी चाल होगी। इस बात को आपको क्या करना, ध्यान देना है। अब आपको केवल मेन बात यह समझना है कि जब तक तरंगाग्र जो आपका v है, b से a डैश तक पहुंचता है, v वेग से कहां से पहुंचता है, v से a डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में यहां पर निकलने जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं वह मिलते मेरे दोस्तों a से कहां तक पहुंचती है, आपके b डैश तक पहुंचती हैं। इनका भी चाल वही होगा, v होगा और लगने वाला जो समय है वो भी टाइम क्या है, दोनों का बराबर है। अर्थात जितने समय में a डैश तक पहुंचेगा उतना ही समय a कहां तक पहुंचेगा मेरे प्यारे, b डैश तक पहुंचेगा। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना एक परावर्तक तल जेड डैश है जिस पर दो समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। माना t बराबर 0 पर तरंगाग्र पृष्ठ ए डैश को स्पर्श करता, t जब बराबर 0 था तो ये तरंगाग्र क्या था, आपके ए और ए डैश पर आपतित हो रहा है। अब जैसे ही ए बी तरंगाग्र ए डैश पर टकराता है, जैसे आपका जो ए बी आपकी तरंगाग्र है वह ए और ए डैश में टकराता है, तो यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलना चालू हो जाती हैं। यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलना क्या होंगे मेरे प्यारे, चालू हो जाती हैं, जो भी चाल से आगे की ओर बढ़ती हैं। अब इन्होंने बताया कि जितने समय में तरंग v ए डैश तक पहुंचता है, v ए डैश तक पहुंचेगा, उतने ही समय मेरे प्यारे ए से तरंगाग्र जो है ए से कहां पहुंचेगा, बी तक, यानी बी डैश तक मेरे प्यारे पहुंच सकता है। यानी ये यहां से यहां तक जितने समय पहुंचता है उतने समय क्या होगा, ए कहां तक पहुंचेगा, बी डैश तक। अब यहां पर अगर बताया गया है कि इनकी जो चाल है मेरे प्यारे कितना है, चाल v है और लगने वाला समय दोनों क्या है, t है, तो यहां से हम निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय से अगर देखेंगे, दूरी निकालिए, क्या निकालिए मेरे प्यारे, दूरी। दूरी क्या है, b से a डैश, b से a डैश इज इक्वल टू b डैश से a डैश से b डैश, a से b डैश। अब यहां पर दूरी आप क्या निकालना, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है, v है और लगने वाला समय कितना है, t है, अर्थात va डैश इज इक्वल टू ab डैश मेरे प्यारे कितना हो जाएगा, v इंटू t आपको प्राप्त होगा। एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए।
अब मेरे प्यारे याद कर लेना, क्योंकि ये आपकी जो तरंगाग्र होता है, हमने बताया हमेशा 90 अंश पे क्या होगा, आपतित होता है, 90 अंश पे उत्सर्जित होता है, 90 अंश पे क्या होता है, निकलता है। ये भी आपका क्या होगा, 90 अंश होगा। तब हम यहां पर देखेंगे कि ए बी ए डैश, यानी कि ए बी ए डैश, ये आपका प्यारे एक समकोण त्रिभुज मिलता है। और इसी प्रकार जब ये 90 अंश का बनेगा तो यहां से भी आपका ए बी डैश और ए डैश भी आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। अब जब दोनों समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी ए डैश से, ए बी ए डैश से, ये तो मेरे प्यारे क्या होगा, ये आपका आधार होगा, ये मेरे प्यारे लंब होगा, और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे साइन थीटा, यानी साइन आई का मान। जब हम साइन आई का मान निकाले, आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका जो लंब होगा वह लंब प्यारे क्या होगा, वी ए डैश, इसका लंब क्या मिल गया, वी ए डैश, और जो इसका कर्ण होगा, कर्ण मिलेगा मेरे प्यारे ए डैश, क्या मिल गया, ए डैश। उसी प्रकार मेरे प्यारे हम निकालेंगे साइन आर का मान, साइन आर के में भी होगा मेरे प्यारे, ये क्या होगा आपका, ये आपका मेरे प्यारे क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, ये आधार होगा। इसका जो लंब दिया गया है वह दिया गया है ए बी डैश बटे ए डैश। अब दोनों क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे, साइन आई अपान मेरे प्यारे क्या होता, साइन आर, अर्थात वी ए डैश अपान ए डैश अपान क्या होगा, ए बी ए डैश अपान मेरे प्यारे ए डैश। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये दोनों आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, यहां पर मिलेगा वी ए डैश अपान ए बी डैश। अब इसके पहले हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, वी ए डैश का जो मान होगा मेरे प्यारे वी इंटू टी होता है, और ए बी डैश का मान भी क्या होगा, वी इंटू टी होगा। अब जब आपस में मेरे प्यारे यहां पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अंततः आपको मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1। यदि साइन आई और आर बहुत क्या है मेरे प्यारे, छोटे होंगे, तो मिलेगा आपको साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर मेरे प्यारे क्या होगा, साइन आर। यही आपका यदि दोनों साइन और आई और आर क्या बहुत छोटे हैं, क्या हो जाएगा, आई बराबर आर। यही तो आपका परावर्तन का नियम है, अर्थात मेरे प्यारे आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यही आपका परावर्तन नियम है। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और आपको मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ। और कोई प्रॉब्लम हुई एक बार कमेंट करके बताइए।